लेकिन आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक तारीख से करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी गवाही किताबें नहीं, तारीखें देती हैं। यह तारीख 23 मार्च 1940, जब लाहौर के मिंटो पार्क में मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया था। इसी अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना गया। पहली बार टू नेशन थ्योरी को लोगों के सामने रखा गया, जिसका उद्देश्य था भारत की भूमि को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करना, और साल 1947 में ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तारीख को हम आज क्यों याद दिला रहे हैं? इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि जिस पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ और जिस विभाजन को तब यह कहकर पेश किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग देश ही स्थायी समाधान है, आज लगभग 8 दशक बाद उसी पाकिस्तान में विभाजन की मांगें उठ रही हैं। और ये विभाजन मांगने वाले वहां के अल्पसंख्यक हिंदू नहीं हैं, इनमें बलूचिस्तान के मुसलमान हैं, इनमें खैबर पख्तूनवा के मुसलमान हैं, और इनमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुसलमान हैं। स्थिति यह है कि पाकिस्तान अब उस संकट में जाता हुआ दिख रहा है जिसकी भविष्यवाणी कुछ सालों पहले हो गई थी। यह भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका का एक ग्लोबल थिंक टैंक था, जिसका नाम है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान आने वाले भविष्य में 4 हिस्सों में बंट सकता है। इनमें पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा प्रांत है, वहां पख्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए या पश्तूनिस्तान नाम का एक अलग देश बन जाए। पिछले 1 साल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पश्तूनिस्तान देश बनाने की मांग को लेकर कई हमले किए, और यहां पाकिस्तान की सेना अब भी बहुत बड़े संघर्ष का सामना कर रही है। दूसरा है बलूचिस्तान प्रांत, जहां कई दशकों से आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है, और बलूचिस्तान एक अलग देश बन सकता है जिसकी राजधानी ग्वादर या क्वेटा हो सकती है। तीसरा है सिंध प्रांत, जहां सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, और सिंध को सिंधु नाम का देश बनाने की मांग होती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान का यह प्रांत भी विभाजित हो सकता है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि कोई नहीं जानता कि सिंध भी कल को भारत में शामिल हो जाए। चौथा है पंजाब प्रांत, और ऐसा संभव है कि एक दिन पूरा पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सीमित रह जाए। और ऐसा क्यों हो सकता है, उसके लिए आज आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आज पाकिस्तान की आबादी 53% आबादी अकेले इसी पंजाब प्रांत में रहती है, जबकि 23% आबादी सिंध प्रांत में रहती है, 17% आबादी खैबर पख्तूनवा में रहती है, और केवल 6% आबादी बलूचिस्तान में रहती है। सोचिए, आधा पाकिस्तान केवल पंजाब में रह रहा है, और यही कारण है कि पंजाब प्रांत का हमेशा से खास ख्याल रखा जाता है, और जो बाकी प्रांत हैं उनकी अनदेखी होती है। इन प्रांतों में आजादी के लिए विद्रोह किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा विद्रोह बलूचिस्तान में होता है, जिसकी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल में 44% की हिस्सेदारी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में लगभग आधा रह जाएगा। अब भी बलोच नेता मीर यार बलोच का दावा है कि उनके प्रांत के 85% इलाकों पर पाकिस्तान का नियंत्रण खत्म हो गया है, और उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी है। अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो क्षेत्रफल के मामले में यह जर्मनी से भी बड़ा देश होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की 40% गैस, कोयले और बिजली का उत्पादन अकेले इसी प्रांत में होता है। इसी बलूचिस्तान में चीन का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपैक भी कहते हैं, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ही बन रहा है, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसे पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को 40 साल की लीज पर दे दिया है। पाकिस्तान में आज आजादी के साथ आटे का सवाल भी गूंजा। कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के पंजाब राज्य के खाद्य विभाग ने बिना किसी लिखित आदेश के गेहूं की आपूर्ति और ट्रांसपोर्ट परमिट को ब्लॉक कर दिया था, और इसके बाद हालात ऐसे बिगड़े कि अब पाकिस्तान में लगभग
45 बड़ी आटा मिलें पूरी तरह बंद होने के कगार पर आ गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही गेहूं की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और कोटली जैसे इलाकों में आटे की भारी किल्लत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह पहली बार नहीं होगा। पाकिस्तान में यह परंपरा बन गई है कि वहां हर 6 महीने में आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और गेहूं का ऐसा संकट भी तब पैदा होता है जब पाकिस्तान में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होती है। कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान में गेहूं का इतना उत्पादन होता है तो पाकिस्तान में आटे के लिए लोगों को तरसना क्यों पड़ता है? इसके पीछे एक विचित्र सा कारण है। विचित्र हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस आटे से अक्सर भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी जाती हैं। पाकिस्तान में शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जिसके पास वहां आटे की मिल न हो। नवाज शरीफ, अभी जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग प्रांतों के मुख्यमंत्री, वहां आटे की मिलों पर इन सब ने कब्जा किया हुआ है। और आरोप लगता है कि यही राजनीतिक परिवार आटे का एक संकट पैदा करते हैं, आर्टिफिशियल संकट, ताकि इस संकट में वो मुनाफा कमा सकें। और दूसरा, वहां सरकार आटे की जरूरी खरीद कभी पूरी ही नहीं कर पाती, जिसके कारण बड़े बड़े दुकानदार और प्रभावशाली लोग आटे की जमाखोरी कर लेते हैं। और जब आटे की किल्लत पैदा होती है तो यही आटा काला बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। और कई बार यह भी आरोप लगते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझकर आटे का संकट पैदा करती है। अंग्रेजी में इस सिद्धांत को मैन्युफैक्चर्ड स्कैरसिटी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी को जानबूझकर बनाए रखना या उसका प्रबंधन इस तरह करना कि लोग लगातार उसी समस्या में उलझे रहें। ऐसा इसलिए भी किया जाता है ताकि रोजमर्रा की जरूरतों में लोग इस कदर उलझ जाएं कि बाकी बड़े मुद्दों पर सवाल न पूछें। यह तरकीब कई देशों में अपनाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें अव्वल रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के लोग फिर से पूछ रहे हैं, आटा कहां मिलेगा? अब आपको यह बताते हैं कि अमेरिका ईरान के नागरिक ढांचों को निशाना क्यों बना रहा है। साल 2022 याद करिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने यूक्रेन के पावर ग्रिड, बांधों, पुलों और ऊर्जा ढांचों पर हमले करने के लिए रूस की सेना की आलोचना की थी। अमेरिका ने शब्दशः कहा था, रूस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। इसी युद्ध के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन अब 2022 से 4 साल आगे 2026 में आइए, जो अमेरिका यूक्रेन के नागरिक ढांचों पर रूसी हमले को अपराध बता रहा था, वही अमेरिका पिछले 5 दिनों से लगातार ईरान के पावर ग्रिड्स, पुल और ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। जिन कानूनों का पालन अमेरिका पूरी दुनिया से कराना चाहता है, उन्हीं कानून का पालन वो खुद क्यों नहीं करता? आरोप है कि कल रात अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के हॉर्मोज़गन प्रांत में 5 पुलों पर हमले किए, जिनमें कुल 8 लोग मारे गए। इस युद्ध में इतनी मौतें अप्रैल महीने के बाद हुई हैं और इसके बाद इस युद्ध ने और भी खतरनाक रूप ले लिया है। तो अगर अमेरिका का लक्ष्य ईरानी सेना और उसकी मिसाइल क्षमता को कमजोर करना है, तो फिर पुल, रेलवे, पानी की फैक्ट्री, पावर ग्रिड और दूसरी नागरिक सुविधाओं को निशाना क्यों बनाया रहा है? इसके पीछे अमेरिका का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इन जगहों का इस्तेमाल डुअल यूज होता है। डुअल यूज यानी कि जो पुल, सड़कें, पावर प्लांट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अभी ईरान में है, वहां उसकी सेना छिपी हुई है। और इसीलिए छिपी हुई है क्योंकि किसी भी युद्ध में नागरिक ढांचों को बहुत आसानी से निशाना नहीं बनाया जाता। इसी कारण ये नागरिक ढांचे सुरक्षित माने जाते हैं और कई बार वहां युद्ध लड़ने वाली सेनाएं शरण ले लेती हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की सेना भी यही कर रही है और वो इसके पीछे दक्षिणी ईरान का उदाहरण देता है। दक्षिणी ईरान का मतलब उस इलाके से है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका का आरोप है कि इन्हीं इलाकों से ईरान हॉर्मुज को नियंत्रित करता है और इस नियंत्रण को कमजोर करने के लिए वो सैन्य ठिकानों में बदले इन सभी नागरिक ठिकानों को नष्ट कर रहा है। अब ये दलील अमेरिका की है, जिससे ईरान साफ इनकार करता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उस पर बातचीत का दबाव बनाने के लिए इन नागरिक ढांचों को निशाना बना रहा है। और यह बात राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद भी कही थी।
उन्होंने एक इंटरव्यू में इसी हफ्ते कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले करेगा। और ईरान का आरोप है कि यही हो रहा है अभी। इन हमलों के पीछे एक थ्योरी और चल रही है जिसका जिक्र अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में किया। इसमें कहा गया कि अमेरिका ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अगर नागरिक ढांचों पर हमला होने से ईरान में आर्थिक परेशानी बढ़ेगी तो वहां के लोग रोजमर्रा के संकट में सरकार के खिलाफ बागी हो जाएंगे, जनता में असंतोष बढ़ेगा, जनता युद्ध को रोककर बातचीत करने के लिए ईरान की सरकार पर दबाव बनाएगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, ऐसा होगा या नहीं कोई नहीं कह सकता। इस पूरी खबर में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अगर नागरिक ढांचों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है तो अमेरिका इन्हें क्यों नहीं मानता। दूसरा, अगर अमेरिका के मुताबिक ईरान की सेना इन नागरिक ढांचों को अपनी ढाल बना रही है तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होना चाहिए। यह सवाल पिछले साल इजरायल ने भी पूछा था जब गाजा की मस्जिदों और अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे थे और इजरायल ने जब उन पर कार्रवाई की थी तो उस पर भी ऐसा ही विवाद हुआ था। गाजा ही क्यों, ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर मिसाइलें दागी तब वहां भी आतंकियों ने मस्जिद बनाई हुई थी और मस्जिद को अपनी ढाल बनाया था। इससे यही सवाल उठता है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। हालांकि यहां हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि नागरिक ढांचों को ईरान की सेना द्वारा ढाल बनाने के आरोप अमेरिका के हैं और ईरान ने इन्हें गलत और बेबुनियाद बताया है। ईरान यही कह रहा है कि अमेरिका अपने अपराध को छिपाने के लिए झूठे दावे गढ़ रहा है। इस युद्ध के बीच 2 और ऐसी खबरें आई जो अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरूर चिंतित करेंगी। इनमें पहली खबर यह है कि दुनिया के बड़े देश अब अमेरिका से ज्यादा चीन पर भरोसा कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अमेरिका के ही मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने प्रकाशित की है और इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप को वजह बताया है। इसके मुताबिक दुनिया के 20 प्रमुख देश 2023 में चीन के मुकाबले अमेरिका के प्रति ज्यादा सकारात्मक रुख रखते थे। खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की कहानी बताते हैं। कहानी इसलिए क्योंकि अगर हमने आपको यह बताया कि भारत को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया है तो शायद आप ये नहीं जान पाएंगे कि भारत ने इससे असल में हासिल क्या किया। इसे समझने के लिए आपको 5 दशक पीछे चलना होगा, जब संजय गांधी ने सपना देखा था कि भारत के आम लोगों के लिए एक सस्ती पीपल्स कार बनाई जाए। इसके लिए 1971 में मारुति लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और बाद में इसके लाइसेंस और जमीन आवंटन को लेकर खूब विवाद हुए। नतीजा यह निकला कि साल बीतते गए, भारत खुद से अपनी पहली पीपल्स कार नहीं बना पाया। इसके लिए हमें जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन को अपना साझेदार चुनना पड़ा और इसके बाद विदेशी तकनीक और सहयोग से 1983 में मारुति 800 कार लॉन्च की गई। ये कहानी उस दौर की थी जब हमारे लिए खुद कोई चीज बनाना आसान नहीं था और हम विदेशी तकनीक और सहयोग पर निर्भर रहते थे। अब साल 1983 से आज के भारत में लौटते हैं और इस हाइड्रोजन ट्रेन की बात करते हैं। जब भारत ने पहली बार यह तय किया कि हमारे देश में भी हाइड्रोजन ट्रेन होनी चाहिए, तब हर बार की तरह पहला विकल्प यही था कि हम इस ट्रेन को दूसरे देशों से खरीद लें। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि हाइड्रोजन ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं था। सिर्फ 10 साल पहले 2016 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को एक प्रदर्शनी में पेश किया गया। 2 साल बाद 2018 में जर्मनी दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू किया और डीजल ट्रेनों का इन्हें विकल्प बनाया। इसके बाद फ्रांस, इटली, चीन और जापान में पायलट प्रोजेक्ट या सीमित स्तर पर ऐसी हाइड्रोजन ट्रेनें चलाई गई और ये क्लब केवल इन्हीं देशों तक सीमित रहा। अब भारत अगर पुराने तरीकों से सोचता तो हम अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इनमें से किसी देश के पास जाते और इनसे हाइड्रोजन ट्रेन को खरीदने का करार करते। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने तय किया कि हम ये ट्रेन खुद बनाएंगे। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज कार्यक्रम के तहत इस परियोजना की शुरुआत की। 2022-23 में पहली बार घोषणा की गई कि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क पर हाइड्रोजन ट्रेन्स को विकसित करेगा ताकि भविष्य में रेल नेटवर्क का कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। ये बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी। सिर्फ 4 साल पहले ही भारत ने ऐसी ट्रेन को बनाने की योजना तैयार की थी और आज 4 सालों में देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार हो चुका है। और जानते हैं ये महत्वपूर्ण क्यों है?
8 साल पहले जर्मनी ने जो दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई वो 742 करोड़ रुपए की थी। अगर हम उस ट्रेन को खरीदने जाते तो शायद उसमें काफी वक्त लग जाता और पैसा भी खूब खर्च होता, लेकिन भारत ने खुद से प्रयास किया और आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 112 करोड़ रुपए खर्च करके भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बना ली। यानी जर्मनी के मुकाबले हमने 630 करोड़ रुपए कम खर्च किए और न सिर्फ बचत की हमने, बल्कि इस ट्रेन को अपने लोगों के हिसाब से बनाया। दुनिया के ज्यादातर देशों में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल 2 से 4 कोच की हैं और सीमित यात्रियों के लिए बनाई गई हैं, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 कोच की होगी और इसमें लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। यानी भारत ने सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन नहीं बनाई, बल्कि इसे अपने लोगों के हिसाब से कस्टमाइज किया और कोई भी देश ऐसे ही तो आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई वो हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर के रूट पर चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से बिजली बनती है, जिससे सिर्फ पानी की भाप निकलती है और इससे हम पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताते हैं कि कोई व्यक्ति कट्टरपंथी बन सकता है या नहीं, इसका सटीक अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं हम क्योंकि सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गुजरात पुलिस के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की एक एसओपी को लेकर सवाल उठाए। एसओपी का मतलब वो कुछ संकेत जिनकी मदद से यह पता लगाया जा सके कि कौन व्यक्ति कट्टरपंथ की तरफ जा रहा है। जैसे गुजरात के एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की इस एसओपी में कुछ ऐसे व्यवहार या संकेत बताए गए हैं जिन पर पुलिस को नजर रखने को कहा गया है। इनमें लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अचानक लंबी दाढ़ी रखने लगे, नकाब पहन कर रहे, रोजमर्रा की बातचीत में अरबी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करे, धार्मिक कारणों से नौकरी छोड़ दे, बार बार मस्जिद या मदरसे जाए, विदेशी या संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट देखे, एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल करे, कट्टरपंथी संगठनों के सोशल मीडिया अकाउंट या कंटेंट को फॉलो करे और संदिग्ध लेन देन या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करे, तो उस व्यक्ति पर नजर रखी जानी चाहिए। क्योंकि इस एसओपी के मुताबिक पुलिस मान रही है कि यह किसी व्यक्ति के कट्टरपंथी बनने की पहली सीढ़ी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस एसओपी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि केवल दाढ़ी रखना, नकाब पहनना या अरबी भाषा के शब्द बोलना किसी को कट्टरपंथी नहीं बनाता और इससे एक खास समुदाय के लोगों की धार्मिक पहचान के आधार पर प्रोफाइलिंग हो सकती है, जो संविधान के खिलाफ है। जबकि गुजरात सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि इन एसओपीज का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है और यह केवल आशंकित कट्टरपंथी गतिविधियों की शुरुआती पहचान के लिए दिशा निर्देश हैं। पुलिस यह भी भरोसा दे रही है कि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल दाढ़ी, नकाब या धार्मिक आचरण के आधार पर नहीं होगी, बल्कि कई संकेतों और खुफिया जानकारी को मिलाकर ही आगे की जांच की जाएगी। यह सवाल सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए हमेशा से रहा है कि वो कट्टरपंथ की तरफ जाने वाले संदिग्धों की पहचान कैसे करें। जब वो ऐसे लोगों के लिए एक प्रोफाइलिंग करती है या उनके व्यवहार और संकेतों के लिए कोई एसओपी बनाती है तो उन पर ऐसे ही विवाद होता है। और विवाद का एक कारण यह भी है कि कई बार ये एसओपी धर्म के आधार पर लोगों की प्रोफाइलिंग करती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी समझिए। जो लोग कट्टरवाद की तरफ जाते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही होते हैं। उनके कट्टरपंथ का संकेत उनके व्यवहार से पता चलता है। यही कारण है कि पुलिस और एजेंसियां ऐसे संकेतों को अपने लिए मददगार मानती हैं और ये भी पूछती हैं कि अगर उन्हें धार्मिक कट्टरवाद रोकना है तो वो बिना ऐसे लोगों की प्रोफाइलिंग के कैसे काम करें। और ये चुनौती सिर्फ भारतीय एजेंसियों के सामने नहीं है, यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसी एसओपी बनाई है जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक प्रोफाइलिंग हो सकती है और वहां है इस पर विवाद हुआ है। लेकिन दुनिया भर की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां यही सवाल पूछती हैं कि जब कट्टरवाद धर्म के आधार पर फैलता है तो वो इसकी एसओपी कैसे बनाए। जब इस एसओपी को लेकर इतना विवाद है तभी गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जिसमें कुछ संदिग्ध आतंकी न सिर्फ बम बना रहे थे बल्कि उनका बमों में विस्फोट करके उनका परीक्षण भी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अमीन शेरा अपने साथियों के साथ मिलकर ऑनलाइन और स्थानीय बाजार से गन पाउडर और दूसरी चीजें खरीदता था।
आरोप है कि इन सामानों से ये लोग खुद बम बनाने की कोशिश करते थे और फिर उसके छोटे छोटे धमाके करके ये सीखते थे कि विस्फोट कैसे किया जाता है। इस मामले में बिलाल नाम के आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ अन्य आरोपियों को अलग अलग मदरसों से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि करीब 3 साल पहले बिलाल ने अमीन को एक पेन ड्राइव दी थी। कई बार लगता है कि धर्म की यह लड़ाई राजनीति तक ही सीमित होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। 20 तारीख को न्यूयॉर्क में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। लेकिन जानते हैं इस मैच से पहले पूरी दुनिया में और खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यह हो रही है कि अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी इजरायल का समर्थन करते हैं और इसीलिए मुसलमानों को फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में मेसी की टीम का नहीं बल्कि स्पेन का समर्थन करना चाहिए। यानी यहां भी धर्म। लियोनेल मेसी आमतौर पर राजनीति और विवादों से दूर रहते हैं। मैदान पर अपनी शानदार प्रतिभा के लिए पहचाने जाने वाले मेसी ने अपने पूरे करियर में बहुत कम मौकों पर राजनीतिक बयान दिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मेसी का नाम कई बार इजरायल, यहूदी समुदाय और जियोनिज्म से जुड़े विवादों में खींचा गया। कुछ इजरायल विरोधी समूहों ने उनके पुराने कार्यक्रमों और संपर्कों को लेकर सवाल उठाए, जबकि कई इजरायली प्रशंसक उन्हें समर्थन देने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखते हैं। हालांकि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लियोनेल मेसी यहूदी नहीं है, वो कैथोलिक ईसाई हैं और वो अपने गोल का जश्न अक्सर आसमान की ओर देखकर मनाते हैं, जो उनकी दिवंगत दादी सेलिया के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि फिर भी उन्हें इजरायल से जोड़ा जाता है और कारण यह है कि 2013 में मेसी ने इजरायल में होने वाले मैकाबिया गेम्स के लिए अर्जेंटीना की यहूदी टीम को शुभकामना संदेश भेजा था। मैकाबिया गेम्स को अक्सर यहूदी ओलंपिक कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के यहूदी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसके बाद 2013 में बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के साथ मेसी इजरायल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने जेरूसलम स्थित वेस्टर्न वॉल का दौरा किया और यह दौरा इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के बीच शांति और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस दौरान बार्सिलोना टीम ने इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चों के लिए फुटबॉल कैंप लगाए, इजरायल के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर बाद में मेसी को कुछ लोग इजरायल का एजेंट बताने लगे। अब आपको क्रिकेट की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर के बारे में बताएंगे, जो एक युग के अंत की तरह है। दुनिया के सबसे महान ऑलराउंडर में से एक सर गारफील्ड सोबर्स, जिन्हें लोग गैरी सोबर्स के नाम से जानते हैं, उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। क्रिकेट के इतिहास में कई महान खिलाड़ी हुए, लेकिन सर गैरी सोबर्स जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो बाएं हाथ से विस्फोटक बल्लेबाजी करते थे, बाएं हाथ से ही तेज गेंदबाजी करते थे और जब जरूरत होती तो स्पिन गेंदबाजी से भी बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। यानी वो बैटिंग भी करते थे, तेज गेंदबाजी भी, और स्पिन गेंदें भी फेंकते थे। फील्डिंग में भी उनका कोई सानी नहीं था। 1954 से 74 के बीच वेस्टइंडीज के इस जाबाज ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी ऐसी बादशाहत कायम की जिसे देखकर खुद सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें दुनिया का सबसे संपूर्ण क्रिकेटर बताया था। गैरी सोबर्स के नाम रिकॉर्ड्स की वो लंबी फहरिस्त है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। सबसे पहले एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड सर गैरी सोबर्स के ही नाम है। ऐसा उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया था। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 365 रनों की पारी खेली थी, जो 36 सालों तक टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा, जिसे बाद में ब्रायन लारा ने तोड़ा। 93 टेस्ट मैचों में 8000 से ज्यादा रन और 235 विकेट, ये आंकड़े उनकी बेमिसाल काबिलियत की गवाही देते हैं। अब क्रिकेट फैंस के लिए आईसीसी ने एक ऐसी खबर दी है जिसने पूरे खेल का समीकरण बदल कर रख दिया है। अगर आप सोचते हैं कि वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में 2-4 मैच जीतकर कोई भी टीम आसानी से आगे निकल जाएगी, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से अब हर एक मैच करो या मरो जैसा होगा। जहां छोटी टीमों को बड़ा मौका मिला है, तो बड़ी टीमों के लिए खतरा बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं 50 ओवर के मैच की, यानी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाना है। इसका गणित और फॉर्मेट आसान भाषा में समझते हैं। अगले साल 4 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी।
ये 14 टीमें आपस में 54 मैचें खेलेंगी। पहले राउंड में सबसे नीचे की रैंकिंग वाली 3 टीमों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। और अब सुबह उठकर जिस टूथपेस्ट से आप अपने बच्चे को ब्रश कराते हैं, क्या वो वाकई टूथपेस्ट है? रसोई में जिस नमक को आप देश का नमक कहकर चखते हैं, क्या वो वाकई नमक ही है? एक वक्त था जब लोग सिर्फ खुली चीजों में मिलावट से डरते थे। सोचते थे कि दूध खुला है तो पानी मिला होगा, हल्दी, मिर्च, जीरा जैसे खुले मसाले हैं तो कुछ न कुछ मिला होगा, मिठाई है तो मावा नकली हो सकता है। इस वजह से लोगों ने ब्रांड्स का रुख किया ताकि उनके साथ एक जिम्मेदारी और एक भरोसा जुड़ा रहे। चमचमाते रैपर्स, बड़े बड़े विज्ञापन और भरोसे का वो नाम जिसके लिए हम अपनी जेब से और महंगी कीमत चुकाते हैं। लेकिन आज वो भरोसा भी टूट चुका है, क्योंकि देश में मिलावट का नहीं, ब्रांडेड धोखे का दौर चल रहा है, जहां सिर्फ मिलावट नहीं हो रही बल्कि नामी कंपनी की पैकिंग में नकली माल की बिक्री हो रही है। कुछ हाल की घटनाएं आपको बताते हैं, जब नाम और पैकिंग तो नामी कंपनी की थी, लेकिन बस माल नकली था। शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते और सबसे जरूरी स्वाद नमक से। पुणे में पुलिस ने जब छापा मारा तो हैरान रह गई। देश के एक भरोसेमंद ब्रांड के पैकेट में नकली और घटिया नमक धड़ल्ले से पैक हो रहा था। रैपर वही, फॉन्ट यानी लिखने का तरीका वही, चमक वही, लेकिन अंदर जो भी भरा था वो कम से कम टाटा का नमक नहीं था। पुलिस ने भारी मात्रा में नमक, पैकिंग सामग्री, मशीनें बरामद की। ये गोदाम एक बड़े बिजनेसमैन का था और तमाम इलाकों में इस नमक की सप्लाई हो रही थी।